है। तो हम लोगों ने बताया और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, अधिशोषण की इंथैल्पी। मैंने अभी बताया आपको कि अधिशोषण की इंथैल्पी क्या है। तो किसी अधिशोषक की सतह पर एक मोल अधिशोष्य पदार्थ का अधिशोषण होने में उत्पन्न ऊष्मा को अधिशोषण की इंथैल्पी कहते हैं, है कि नहीं। तो चलिए देखिएगा आप, जैसे कि मैं एक सतह ले रहा हूँ, एक वस्तु है यहाँ, इसका सतह है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, चारों ओर हो सकता है ऐसे। अब यहाँ पर जो है कि कोई भी पदार्थ आके यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आके चिपक गया, है कि नहीं। तो ये जो है वो है एक मोल, कितना है, तो एक मोल अधिशोष्य, एक मोल अधिशोष्य। और ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये है आपका अधिशोषक। ये क्या है, अधिशोषक, अधिशोषक। तो वही कह रहा है। अब इससे जो जैसे ही अधिशोषण होगा तो ये यहां से क्या निकलेगा, उष्मा। तो जितनी मात्रा में उष्मा निकली उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोषण की इंथैल्पी। यानी कि पहले समझ लो कि अधिशोषक है, जैसे मेरा हाथ है ना। तो हाथ पर क्या हुआ कि दूसरा हाथ आके जुड़ा, तो जुड़ा तो क्या है, कितना हाथ जुड़ना चाहिए, एक मोल हाथ जुड़ना चाहिए। एक मोल हाथ जुड़ गया आके, जैसे ही एक मोल हाथ जुड़ा उष्मा क्या हुआ, बाहर निकला। तो वही कह रहा है, जितना उष्मा बाहर निकला उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण की इंथैल्पी कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है नहीं। तो क्या है, किसी अधिशोषक की सतह पर एक मोल अधिशोष्य के अधिशोषण होने में, अधिशोषण होने में उत्पन्न क्या, उष्मा को क्या कहते हैं, अधिशोषण की इंथैल्पी कहते हैं। कितना इजी हो गया। फिर से एक बार सुने क्या बोले हम, कि किसी अधिशोषक की सतह पर एक मोल अधिशोष्य का अधिशोषण होने में उत्पन्न उष्मा को अधिशोषण की इंथैल्पी कहते हैं। कोई दिक्कत। फिर से एक बार क्या बोले, कि किसी क्या अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक की सतह पर एक मोल अधिशोष्य का अधिशोषण होने में उत्पन्न उष्मा को अधिशोषण की इंथैल्पी कहते हैं। क्या कोई दिक्कत। फिर से क्या बोला मैंने कि एक क्या है, अधिशोषक, कहाँ गया, अधिशोषक की सतह पर, बोलिए, एक मोल अधिशोष्य का अधिशोषण होने में उत्पन्न उष्मा को अधिशोषण की इंथैल्पी कहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण इंथैल्पी कितनी होती है, याद है। तो भौतिक अधिशोषण याद है, कल मैंने पढ़ाया था, याद है कुछ किसी को। भौतिक अधिशोषण की इंथैल्पी, अधिशोषण की इंथैल्पी कितनी होती है, 20 से 40 क्या केजे प्रति मोल होती है। क्या सही है गलत है, सही है। दूसरा क्या है डेफिनेशन, दूसरा क्या है, रासायनिक अधिशोषण के लिए थोड़ा अलग हो जाता है ना। तो रासायनिक क्या अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण की इंथैल्पी, अधिशोषण की एंथैल्पी कितनी होती है, 30 से कितना 240 कि एनसीईआरटी किताब में 30 से 240 दिया हुआ है, किसी किसी किताब में 40 से 200 दिया हुआ है। याद रखिएगा, अलग अलग में अलग अलग दे सकता है। लेकिन एनसीईआरटी में दो जगह दिया हुआ है, 30 से 240 भी दिया हुआ है और एक जगह दिया हुआ है 80 से 240। आप एनसीईआरटी किताब देखिएगा, दोनों मिलेगा, ये 30 से 240 भी मिलेगा और 80 से 240 भी मिलेगा। तो 80 से 240 ही रहने देते हैं क्या। तो रासायनिक अधिशोषण की इंथैल्पी 80 से 240 किलो जूल क्या प्रति मोल होती है। तो अधिशोषण की इंथैल्पी किसे कहते हैं, कि मैं एक लिख भी देता हूं, आपको ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है। किसी अधिशोषक की सतह पर एक मोल अधिशोष्य पदार्थ का
अधिशोषण होने में उत्पन्न ऊष्मा को, या ऊर्जा भी लिख सकते हैं हम लोग, ऊष्मा को अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। समझिएगा फिर से कि हम लोगों ने क्या किया, एक अधिशोषक ले लिया, या फिर क्या बोलते हैं वस्तु ले लिया, तो उसका जो सतह है वो अधिशोषक हो गया। उस पर क्या हुआ, एक मोल अधिशोष से देखो आया, एक मोल अधिशोष से यहाँ पर आके चिपक गया। तो जब चिपका, जब उससे चिपका, जैसे मान लो मेरा हाथ है, तो हाथ से दूसरा हाथ यदि चिपक गया तो क्या हुआ कि कुछ ना कुछ ऊष्मा निकला। तो जो ऊष्मा निकला वो क्या कहलाया, अधिशोषण की एंथैल्पी कहलाया। तो आपको मैंने कल बताया था कि भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है और रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि भौतिक अधिशोषण जो है, मैंने कल बताया भी था कि इसमें दोनों के बीच में, यानी कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में, अधिशोष्य और कौन, अधिशोषक के मध्य जो बल कार्य करता है वो बल होता है वान-डेर वाल बल। कौन सा बल होता है? वान-डेर-वाल बल। तो वान-डेर-वाल बल कौन सा बल है? बहुत दुर्बल बल है। तो दुर्बल बल है तो क्या करना है, उसको हटाना भी तो आसान है कि नहीं? मैंने कहा कि आपका बाइक है, बाइक पर लग गया धूल को हटाइए, तो धूल को हटाना कितना आसान है, ऐसे करके खाली हटा दो, हट गया। तो उसके लिए अधिशोषण की एंथैल्पी कम होगी आसान से। लेकिन वही रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि दोनों के बीच में प्रबल बंधन कार्य करता है। प्रबल बंधन, जिसको हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। खूब जोर से एकदम एक दूसरे से क्या करता है, पकड़ लेता है। और जो पकड़ लेता है तो उसको हटाने में थोड़ा सा क्या होता है, मेहनत लगता है, ज़्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके अधिशोषण की एंथैल्पी क्या है, अधिक है। तो यही है आपका अधिशोषण की एंथैल्पी। स्क्रीनशॉट ले ले, दिखाई दे रहा है बच्चों सबको? चलो जल्दी से ले ले आप स्क्रीनशॉट। तो अभी क्या है, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत आसान है और अच्छा है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो सॉलिड नंबर दिलाएगा। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये मैं पहले भी पढ़ा देता, मैंने कल जो पढ़ाया था वही सेम है, वही चीज़ बोलना भी है, वही चीज़ सेम है। प्रभावित करने वाले कारक है कि नहीं, कारक। तो फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। इसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें अधिशोषक जो होगा, अधिशोषक यानी पृष्ठ जो होगा वो ठोस होगा, और अधिशोष्य जो होगा वो क्या होगा, गैस होगा। अभी द्रव का नहीं, अधिशोष्य जो होगा वो क्या होगा, गैस होगा। तो चलिएगा, मैं इस पर हम लोग मिलकर टिप्पणी करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो अधिशोष्य की प्रकृति, यानी गैस की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति, नेचर ऑफ एडजॉर्वेट, नेचर ऑफ एडजॉर्वेट। दूसरा है अधिशोषक की सतह या पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख सकते हो उससे बढ़िया पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने कल पढ़ाया था, ये प्रकृति भी पढ़ाया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा, ये सब भी पढ़ाया था मैं। एरिया यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तीसरा है ताप, ताप यानी कि टेम्परेचर। और लास्ट ऑफ ऑल नंबर 4 है दाब। ऐसे और आगे भी हो सकता है लेकिन हम लोग सब पढ़े हुए हैं, प्रेशर। इसमें से 3 तो हम लोगों ने कल ही पढ़ रखा है, दाब का नहीं पढ़ा। दाब का प्रभाव बताने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेंडलिक। तो फ्रेंडलिक का समीकरण हम लोग कल पढ़ेंगे। एक ही इसमें मैथमेटिक्स टॉपिक ही है, वो कल हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, लॉग का, वो कल पढ़ेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। तो ये 4 कारक जो है अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। राइट डाउन,
तो अधिशोष्य की प्रकृति है पहला, दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा है ताप, और जो चौथा है वो है क्या, दाब। तो ये चारों कैसे प्रभाव दिखाएंगे अधिशोषण पर, कैसे इनका प्रभाव पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे जल्द ही। लिख, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो, चारों का लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक करके। बहुत इजी है, सुलभ है, साधारण है, क्यों राज? तो जल्द ये है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़े और देखें अधिशोष्य की प्रकृति। तो मैंने कल बताया था कि गैसें क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक जो आसानी से द्रवित हो जाती है और एक जो है वो आसानी से द्रवित नहीं होती है। जैसे मैं कुछ गैस का नाम लिख रहा हूं आपके सामने, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, ये क्या है, आसानी से द्रवित क्या होती है कि नहीं होती, द्रवित नहीं होती है, ये नहीं द्रव में बदलता है, इसको परमानेंट गैस कहते हैं। 11 में मैंने पढ़ाया भी था कि ये सब परमानेंट गैस होती है, द्रव की अवस्था एक चैप्टर में। क्रांतिक ताप पढ़ाया था उसी समय, क्रांतिक ताप याद है, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रांतिक आयतन, और उसी में हम लोगों ने ये पढ़ा था। एनीवे कोई बात नहीं। कुछ गैसें ऐसी होती है जो आसानी से द्रवित होती है, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा द्रवित होने वाला है, फिर अमोनिया है, फिर है HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर CO2 है। ये सब जो है वो आसानी से क्या होती है, आसानी से द्रवित होती है, आसानी से द्रवित हो जाती है, द्रवित होती है। तो ये क्या है, ये कह रहा है अधिशोष्य की प्रकृति। तो यदि आसानी से द्रवित होने वाली गैस हो तो अधिशोषण अधिक होता है, और आसानी से द्रवित होने वाली गैस नहीं हो तो अधिशोषण कम होता है। पूछो सर कैसे? मैंने कल बताया था ना, याद तो होगा नहीं क्योंकि आप लोग तो अच्छे विद्यार्थी हैं। तो अधिशोष्य जो है, ध्यान देना है यहाँ पर कि अधिशोष्य जो है वो किस पर डिपेंड करता है, अधिशोषण जो है वो अधिशोष्य की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यदि अधिशोष्य आसानी से द्रवित होने वाला है, ये वाला, तो उसके लिए अधिशोषण अधिक होता है, और यदि आसानी से द्रवित होने वाला नहीं है तो उसके लिए अधिशोषण की मात्रा कम हो जाती है। कैसे? देखो, मैंने दो पृष्ठ लिया, ये एक पृष्ठ है, ध्यान दीजिएगा, एक ये है और एक ये है। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, ध्यान दो, है कि नहीं? ये दो आपने सरफेस लिया या वस्तु लिया, इसका सरफेस है, इस पे क्या हुआ, ये इस पे आया द्रवित गैस से जो द्रवित हो जाती है, द्रवित गैस, और इस पे आया जो द्रवित नहीं होती, द्रवित नहीं होती है, यानी H2 है, O2 है, N2 है, जो द्रवित नहीं होने का मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होती, आसानी से द्रवित नहीं होती, और ये एकदम क्या बोलते हैं, तुरंत ही द्रवित हो जाती है। इसको क्रांतिक ताप में मैंने पढ़ाया भी था। जैसे SO2 है, NH3 है, अब आपसे कोई पूछ दे कि इस दोनों में किसका अधिशोषण ज़्यादा होगा, इसका होगा कि इसका होगा, क्या बोलोगे आप? तो द्रवित वाले का ज़्यादा होगा कि बिना द्रवित वाले का ज़्यादा होगा? बोलिए आप। तो इसका आंसर होगा कि जो द्रवित गैस हो जाता है द्रव में, द्रवित समझ रहे हो ना, जो द्रव में बदल जाता है, गैस द्रव में बदल जाएगा, उसी को क्रांतिक ताप कहते हैं। कि वह ताप जिस पर गैस सीधे द्रव में परिवर्तित हो जाता था उसे हम क्रांतिक ताप कहते थे। CO2 का क्रांतिक ताप 1.1 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। सब भूल गए, कोई बात नहीं, कितना पढ़ो। तो चलो, तो ये जो है, ये गैसें जो है वो द्रवित हो जाती है, द्रव में बदलती है, और ये गैसें जो है वो द्रवित नहीं होती। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि देखो आंसर आ रहा है, सब बोल रहा है, फर्स्ट पिक्चर वाला, पहला वाला जो है उस पर अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा, और दूसरे वाले पर अधिशोषण कम होगा। ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा इसका जवाब सुनिए। कि पहले वाले में क्या होगा कि चूंकि ये द्रव है तो फैलेगा भी ज़्यादा, पहला तो। उसके बाद जो सतह पर ये चिपकेगा वो उसमें क्या होगा, ज़्यादा जोर से चिपकेगा। द्रव है तो जोर से चिपकेगा ना, गैस है, गैस तो चिपकेगा नहीं उतना आसानी से, चिपकेगा उड़ जाएगा, चिपकेगा उड़ जाएगा। लेकिन द्रव जो है, जैसे ही तुम किसी सरफेस पे डालोगे
तो वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा जोर से। तो ये कह रहा है कि इसमें जो होता है अधिशोष से और अधिशोषक के बीच जो बल है, वान डेर वाल बल ही है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण ये क्या होता है, चिपक जाता है। तो चिपक जाता है तो अधिशोषण ज़्यादा हो जाता है। यहाँ क्या है कि ये गैस है, क्या है, ये गैस है। तो गैस क्या होता है कि गैस होने के कारण ये चिपकता नहीं है, चिपकता है तो उड़ जाता है, तुरंत चिपकता है तुरंत उड़ जाता है। इसके अणुओं के मध्य जो है, यानी अधिशोष और अधिशोषक के बीच जो वान डेर वाल बल है, वो बहुत ही दुर्बल है, बहुत दुर्बल है। इसमें थोड़ा सा वान डेर वाल बल ज़्यादा हो गया है, इसी कारण ये क्या होता है, चिपक जाता है। बात समझ में आई? कि कोई पूछ दे कि आसानी से द्रवित होने वाली गैसों के लिए अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है, क्यों? आंसर क्या कहोगे कि आसानी से द्रवित होने वाले गैसें अधिशोषक की सतह पर क्या होती है, चिपक जाती है। तो नहीं बोलोगे कि सतह पर प्रबल वान डेर वाल बल से क्या होती है, जुड़ जाती है। जुड़ने के कारण इसका अधिशोषण की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। बात समझ में आ रही है? क्या तुम लोग को आ रही है समझ में? हाँ, ये सब तो लिख रहा है फर्स्ट है, तुम ही लोग नहीं लिख रहे है ना। ये सब लिख रहा है कि सब फर्स्ट वाला का ज़्यादा होगा, कल पढ़ा हुआ होगा। तो ये फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा, एक कम होगा। बात समझ में आई? इसका ज़्यादा होगा, इसका कम। आसानी से द्रवित होने वाली जो गैसें हैं, है ना, उसके लिए अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है, और जो आसानी से द्रवित नहीं होती है गैसें, उसके लिए अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, कम। अधिशोषण की प्रकृति लिख लीजिएगा, लिखो। अधिशोष की प्रकृति है ना, लिखो। अधिशोषण अधिशोष की प्रकृति पर, अधिशोष की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। देखो, आसानी से द्रवित नहीं होने वाली गैसें, आसानी से द्रवित नहीं होने वाली गैसें जैसे H2, O2, N2 के लिए अधिशोषण की मात्रा कम होती है, अधिशोषण की मात्रा कम होती है, जबकि आसानी से द्रवित होने वाली गैसों, आसानी से द्रवित होने वाली गैसों है ना, गैसों के लिए, गैसों जैसे, ये सब लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है ये। जैसे SO2, NH3, HCl, है ना, HCl, CO2, etc के लिए छूटा नहीं ना किसी का, के लिए अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि भी लिखा देते हैं एक लाइन, नहीं, क्योंकि इन गैसों के लिए, किसका मान अधिक होता है, बोलो? वान डेर वाल बल का मान
इन गैसों के लिए वांडर वाल बल का मान अधिक होता है। मेरा सवाल आपका जवाब, सवाल है, बस ये हो गया। अब आगे बढ़े। ये यदि करना चाहते हो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाक से ले लो। चलो भैया हो गया। अब मेरा सवाल और आपका जवाब बताइए, सबसे अधिक अधिशोषित होने वाली गैस कौन सी है? सबसे अधिक अधिशोषित होने वाली गैस कौन सी है? जवाब दीजिए। HCl एक एसिड नहीं है। एसिड, अरे भाई यही मैं कई बार बोल रहा हूं कि HCl एसिड होता है तब जब द्रव में होगा, लेकिन HCl यदि गैसीय अवस्था में है, HCl तो दो अवस्था में रह सकता है ना, तो द्रव में रहता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और यदि गैसीय अवस्था में रहता है तो इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ गैसीय अवस्था की बात चल रही है कि नहीं? चलो, तो सबसे अधिक क्या अधिशोषित होने वाली गैस कौन सी है? आप लोग भी प्रश्न जब बोलते हैं लिख लिया करो कि सबसे अधिक अधिशोषित होने वाली गैस कौन सी है। आंसर होगा कौन? सबका जवाब देखो, उसमें सबसे ज़्यादा जवाब सही की देता है। SO2 SO2 NH3 भी लिख रहा है कोई। ऋतिक कुमार NH3 है ना, बाकी तो सब SO2 ही है क्या? तो आप डेटा देखो किताब में, उसमें से आपको मिलेगा कि SO2 का जो अधिशोषित होने की मात्रा है वो सबसे क्या होती है? अधिक होती है। इसका आंसर होगा SO2। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर क्या है जल्दी से बताइए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत अच्छे, मैंने कल बताया था एग्जाम्पल देके। अब आगे है पृष्ठीय क्षेत्रफल नंबर 2। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया। सरफेस क्या एरिया बता सकता है कोई भी? कि कल मैंने बताया भी था भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण के लिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तो अधिशोषण अधिक होगा कि कम होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि कम होगा तो अधिशोषण कम होगा कि अधिक होगा? कोई भी जवाब दे सकते हैं, जवाब दीजिए फट से, है ना? यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अधिशोषण भी क्या होगा? अधिक होगा। क्या यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लो कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ध्यान दीजिए कि कोई पूछ दे आपसे, बूढ़ा आदमी पूछेगा, बच्चा तो पूछेगा नहीं आपसे, तो ये जो है ये पूछेगा भाई ये है एक वस्तु और एक वस्तु ये है ना, ये फर्स्ट वाला वस्तु है, ये सेकेंड वाला वस्तु है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसमें अधिशोषण हुआ कि नहीं? इसमें क्या हुआ? अधिशोषण हुआ, इस पर हुआ अधिशोषण। तो अधिशोषण तो दोनों में हो रहा है ना भाई, दोनों हो रहा है, अधिशोषण है तो अधिशोषण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अधिशोषण हो रहा है, तो आप ये बता सकते हैं किसमें अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी? इसमें अधिक होगी कि इसमें अधिक होगी? किसमें अधिक होगी, इसमें या इसमें? दोनों में होगी। 2 नंबर में क्या होगी? अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? क्योंकि इसका सरफेस एरिया या जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। सिंपल है। जैसे कि आपके बाइक पे धूल जम गया, धूल जमा है बाइक पे जमा तो कम जमा, क्योंकि बाइक का सरफेस एरिया यानी जो क्षेत्रफल है कम है। वही कार पे जमेगा थोड़ा सा क्या होगा? ज़्यादा जमेगा, है ना? कार पे जमेगा तो क्या होगा? ज़्यादा जमेगा। अब कार के जगह यदि वो जहाज पे जमेगा, कल भी मैंने यही एग्जांपल लिया था, जहाज पे जमेगा तो ज़्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया और ज़्यादा है। अब जहाज पे ना जम के वो यदि रेलगाड़ी पे जमेगा, रेलगाड़ी का सरफेस एरिया क्या है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? और ज़्यादा है। बात समझ रहे हो कि सरफेस एरिया जैसे जैसे ज़्यादा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे जैसे ज़्यादा होगा, वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अधिशोषण बढ़ जाएगा, है ना? अभी हम हैं और एक पतला सा लड़का रहे, तो दोनों में कौन ज़्यादा खाना खाएगा? हम। क्यों खाएंगे? क्योंकि मेरा सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। मेरा जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो ज़्यादा है। पतले लड़के का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, वो कम खाएगा, अधिशोषण कम होगा। अभी खाने का ये मत समझ लेना कि सर बोले थे खाना अवशोषण है तो अभी अधिशोषण बोले, वो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा उसको लॉजिक नहीं बना लेना है। तो ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल
पर डिपेंड करेगा अधिशोषण। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो अधिशोषण भी अधिक होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो अधिशोषण भी कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अभी देखो क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर यहाँ पर एक देख लो, अभी मैं कैसे लिखना है इसको देख लो कि अधिशोषण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ना। तो अधिशोषण की मात्रा ऐसे भी लिख सकते हो, अधिशोषण की मात्रा किसके समानुपाती होती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के। बात समझे समानुपाती का मतलब, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इसका मतलब हुआ यदि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है खाना जो है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है उसका पेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता जाता है। तो जो पेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा तो जो खाना ठूसने का जो ये क्या बोलते हैं कैपेसिटी है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। हाँ वही जो है, तो यहाँ पर जो है अधिशोषण की मात्रा जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब क्या हो गया कि दो लड़के हैं, मान लो एक का नाम राम है और समानुपाती है श्याम के, तो यदि ये 10 रोटी खाएगा तो ये भी 10 ही रोटी के अनुपात में इसका बढ़ेगा। यदि मान लो कि ये 20 रोटी खाता है, ये 10 रोटी खाए तो ये भी क्या होगा, 10 रोटी खाए, समान अनुपात में चलेगा, है कि नहीं। तो दोनों लगभग क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, फिर से एक बार देख लो कि अधिशोषण की मात्रा पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अधिशोषण की मात्रा किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यदि इसका मतलब क्या हुआ, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटा है तो अधिशोषण की मात्रा कम होती है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है, अधिक है, तो अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। एक सवाल और आपसे, मैं फिर से एक सवाल कर रहा हूँ, इसके लिए अधिशोषण क्या होगा, कम, और इसके लिए अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा ना। इसके लिए अधिशोषण क्या होगा, कम होगा, और इसके लिए अधिशोषण क्या होगा, अधिक होगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि आप क्या कीजिए कि कोयला ले लीजिए, पूरा समूचा कोयला, और एक वही कोयला को आप चूर दीजिए, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, समूचा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा कि चुरा हुआ। देखो ये चुरा हुआ कोयला है, चुरा हुआ जो कोयला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ये बताओ, है ना। ये कोयला है, चूर्णित कोयला बोल सकते हो, चूर्णित कोयला, या कोयला की जगह कुछ भी ले सकते हो जो लेने का। और ये हो गया कौन सा कोई, ये खाली कोयला है। अब समूचा कोयला तो लिखने ही रहेंगे, कोयला क्या बोलते हैं इसको, समूचा कोयला तो नहीं बोलते, कुछ और बोलते, साबुत तो पतला हो गया। anyway, तो ये दोनों में बता सकते हो कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि किसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, इसका होगा। इसका ज़्यादा क्यों होगा कि इसमें तो एक ही है, मतलब एक ही सरफेस है, इसमें हजारों सरफेस हो जाएंगे, लाखों सरफेस हो जाएंगे, करोड़ों सरफेस हो जाएंगे, ऐसे नहीं बोलता है, एक ही चीज़ को 3 बार बोल दिए। हाँ, तो अब ये जो है बहुत सारे सरफेस हो गए तो इसका एरिया बढ़ गया ना। सिंपल बात है कि आप क्या करो, इतना बड़ा पत्थर लो और पानी में डालो, इतना पानी ही रखा हुआ डाल दो, कुछ नहीं होगा, पानी को थोड़ा मोड़ा सूखेगा। लेकिन वही साबुत कर दो, बालू बना दो और फिर डाल दो पानी में, फिर देखो क्या होता है, पानी का क्या होगा, पानी सब सूख जाएगा। सूख नहीं जाएगा, अधिशोषित कर लेगा जो है बालू, उसको क्या करेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका है। ये बात याद रखिए ऑब्जेक्टिव में कि साबुत जो है, साबुत उतना शुद्ध हिंदी हमको नहीं आता, ये जो है चूर्णित कोयला जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसमें अधिशोषण ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। और इसका जो अधिशोषण है वो कम होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ पत्थर वाला एग्जाम्पल, समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो और ठीक है। तो आप क्या है कि ये जो जनरली क्या है कि आप देखो, अब देखो एक लड़का लिखा है टाइम ओवर, तो टाइम ओवर हो रहा है भाई, तो आप खिसक ले नहीं। यदि टाइम ओवर हो रहा है तो आप क्या है, आप जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। यहाँ तो अपनी मर्जी है, क्लास में थोड़े बैठे हुए हैं कि जब तक नहीं क्लास होगा तब तक नहीं जाओगे, क्या यहाँ तो अपना है भाई, चलो टेटे हो रहा है, मन हुआ देखे, नहीं मन हुआ नहीं देखे, कौन सा सब देख रहा है क्या भाई। तो चलो, तो ये जो है चूर्णित कोयला जो है, ध्यान दीजिएगा कि चूर्णित कोयला जो है चुरा हुआ है एकदम पूरा, साबुत नहीं बोलते हैं उसको, साबुत मतलब यही ना होता है, पिसा हुआ है ना,
हाँ, टुकड़ा टुकड़ा एकदम टुकड़ा। तो ये चूर्णित कोयला है, तो चूर्णित कोयला है तो इसका जो क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, वो क्या है, ज़्यादा है क्या। और ये जो है ये इसका क्षेत्रफल कम है, तो पक्का है कि जो ये इसका अधिशोषण अधिक होगा और इसका अधिशोषण क्या होगा, कम होगा। क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है। अभी एक एग्जाम्पल ले लो, आप घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्या करो आप कि जो ये है, ठीक है ना, बंद नहीं ना हुआ, तो एक ये क्या करते हैं, एक पत्थर ले लो, इतना बड़ा पत्थर ले लो, ले लिए। अब पत्थर को क्या करो कि पानी में डाल दो, इतना सारा पानी रखो और डाल दो उसमें, तो देखोगे हल्का फुल्का पानी सूख गया है, हल्का सा, क्योंकि पत्थर का जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसको अपनी ओर क्या करेगा, अधिशोषित कर देगा। अब वही पत्थर को चूर दो, एकदम पूरा चूर दो, महीन कर दो, बालू बालू बना दो। पत्थर से ही बालू बनता है, ये जानते हो ना, चट्टान से ही बालू बनता है, टकराते पानी टकराते 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 उसको बालू बना देते। हाँ चलो, तो ये जो है चट्टान से ही बालू बनता है, जनरली देखते होंगे। तो ये जो पत्थर है उसको क्या करो, पतला उसको कर लो और एकदम बालू बना दो। अब उस बालू को, उतना ही बालू जितना तुम ये पत्थर रखे थे, उतना ही जाके पानी में डाल दो। अब क्या होगा, पानी जो है सारा का सारा, आधा से अधिक 90% पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। यानी अधिशोषण उसमें क्या हुआ, अधिक हुआ। और जो समूचा पत्थर रख दिए थे उसमें अधिशोषण क्या हुआ, कम हुआ। बात समझ में आई। तो क्या बोला मैंने, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अब मैं डायरेक्ट लिखाने के मूड में आ जाता हूँ। देखो तो क्या है, अधिशोषण किस पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बात हो गया, अधिशोषण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, हो गया। अधिशोषण की मात्रा किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। दूसरा लाइन है ना, अर्थात यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिशोषक ही है ना, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है तो अधिशोषण की मात्रा कम होती है। यदि अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है तो अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है। चूर्णित पदार्थ के लिए, चूर्णित पदार्थ के लिए क्या होता है, अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। याद रखिएगा, मतलब तुलना कर रहे हैं तब। अब ये नहीं ये चूर्णित ले लो और खूब बड़ा सा पत्थर ले लो, तब तो हो गया, गड़बड़ हो गया ना, दोनों बराबर नहीं ना। मतलब इसी को चूर दिए तब। बात समझ में आई। फिर से एक बार देखते हैं कि अधिशोषण की मात्रा किस पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अधिशोषण की मात्रा पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अर्थात यदि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है तो अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और यदि क्या बोलते हैं, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है तो अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब चूर्णित अधिशोषक के लिए ना, चूर्णित अधिशोषक के लिए अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। लिखा दे अब एक बार और बोलो हाँ, लिखा दे, लिखो जल्दी से। लिखिएगा। अधिशोषण की मात्रा है ना, अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। हो गया, निर्भर करती है। लिखो, अधिशोषण की मात्रा अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है।
समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कुछ ज़्यादा वक्त ले लेते हैं नहीं समझा, ये और ऑनलाइन है, ऑफलाइन में तो 2 बार में समझा ही देते हैं। ऑनलाइन में होता क्या है, बहुत मान लो लड़के रहते हैं तो हर तरह के रहते हैं ना क्या। चलो हो गया, तो क्या लिखे पृष्ठीय, क्या लिखे समानुपाती होता है, अर्थात लिखे पृष्ठीय अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बस अब छोड़ ही देते हैं, अब लास्ट ही पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या क्या है, फिर से पीछे से, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर मत लिखना, अर्थात अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने पर अधिशोषण की मात्रा कम होती है, अधिशोषण की मात्रा कम होती है तथा अधिशोषक की सतह बढ़ क्या, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है। हो गया, लिखो सूक्ष्म विभाजित या चूर्णित, ऐसा लिख सकते हो, चूर्णित लिखो, सूक्ष्म विभाजित ऐसा शब्द लिखो जो याद हो जाए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, किताब से लिख के दिखा देते हैं अंतर, अरे याद भी तुमको करना है भाई, देख लो, लिखो चूर्णित पदार्थों की अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि चूर्णित पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है।